स्थापित करने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी। फिर विवाद हुआ, वो कुछ योद्धा रहे होंगे, वो कौन बहादुर लोग थे मुझे शायद उतना ज्ञान भी नहीं होगा। विरोध हुआ, लेकिन 47 से लेकर 68 तक जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारी मां बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी, उन लोगों के उस राज को स्थापित करने की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी। 68 में वो वहां से हटा दी गई। फिर कुछ चाटुकारों ने एक नाम विशेष के चलते वहां उनकी मूर्ति लगाने की कोशिश की, विरोध हुआ और वहां कोई मूर्ति नहीं लगी है। हम अपने दौर में ये सोचते हैं कभी कभी कि हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर का किस्सा सुना, नाथूराम गॉडसे का किस्सा सुना, सुभाष चंद्र बोस का किस्सा सुना, ये सब सुनते थे। और उन सुनाने वालों ने जिस तरह से हमें सुनाने की कोशिश की, हमने उसे इसलिए आत्मसात किया कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था कि हम उसके ऊपर कोई रिसर्च करते। लेकिन एक समय आया, तब इस संचार क्रांति ने हमें वो ताकत दी कि हम अपनी बात को जब रखें तो उसको चारों तरफ से वेरीफाई करके रखें। इसलिए जो लोग ये समझते हैं एमपी और एमएलए बनने से ही देश बदलता है, ये उनकी गलतफहमी है। हमारा अनुभव यह कहता है एमपी एमएलए बनने से सिर्फ एक कमरे का मकान 15 कमरे के मकान में बदल जाता है और कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं हुआ आज तक। सत्ताएं देश चलाती हैं, राष्ट्र नहीं चलाती। सत्ताएं अपने नफे नुकसान से चीजें तय करती हैं और उसको राष्ट्र का और देश का नाम दे देती हैं। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम इस सफर में 8 ऐसी बातें सार्वजनिक मंचों पर रखी, किसी से नहीं मिले आज तक। न मिलने का कोई शौक है, न कोई तमन्ना है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलें, मंत्रियों के साथ मिलें। पता नहीं क्यों बचपन से ये कभी ख्वाहिश नहीं थी। ये एक्सपीरियंस इसलिए कहता हूं आज के युवाओं से, अपने पे भरोसा रखो, अपनी ताकत पे भरोसा रखो, जो चाहोगे वो होगा। ये जो सत्ता का टेम्पटेशन होता है, पावर का टेम्पटेशन होता है, भारत में ही, कहीं और नहीं है। सत्ता में जो चला जाता है, सत्ता का कोई ऐसा भी अंग नहीं है जिसके कारण उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। बल्कि सत्ता में जाने से, अगर वो ईमानदार है, चोरों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी से भी बहुत कुछ कर सकता है, उन मुद्दों को उठा सकता है। लेकिन वो नहीं उठाना चाहता। बेईमानी करना, मूर्ख बनाना, ये सबसे आसान काम था। तब हमने सोचा कि उन मुद्दों को, ताकि हम जब यहां से धरती से जाएं तो हमारे दौर की जब चर्चा हो तो ये चर्चा जरूर हो कि हमने अपने जीवन के 10-12 साल आने वाली पीढ़ियों में उनके अंदर पुरुषार्थ कैसे जागे, वो अपने भूतकाल को कैसे गौरवशाली क्षणों में समझें और ये सोचें कि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। जो ऐसे वीर लोग थे, ऐसे बहादुर लोग थे, हमने उनकी लड़ाई लड़ी, उनको स्थापित किया और आने वाली नस्लें जब उनको देखें
तो उनके अंदर भी सावरकर बनने और सुभाष चंद्र बोस बनने की प्रेरणा मिले। इसलिए हमने पत्र नहीं लिखा मंत्री जी को, कोई कैंपेन नहीं चलाई, इसी तरह की सभाएं पूरे देश में की और उन मुद्दों को सार्वजनिक रख दिया। जो 18 साल का युवा है, जो 16 साल का युवा है, संचार क्रांति के माध्यम से जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कही हुई बात को अगर उसके दिमाग में उतर गई तो वो इतनी जगह शेयर करता है, एक मूवमेंट बन जाता है। और हो सकता है कि ये एक ऐसा क्षण है जब सत्ता पे शीर्ष पे बैठने वाला भी सोने से पहले देखता है कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। इसलिए एक मुहिम चलाई हमने, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उस वक्त के सत्ता के दलालों ने ब्रिटिश साम्राज्य से मिलकर जो आपने जघन्य अपराध किया था, उसको तथ्यों के साथ बाहर कर दिया। वो तमाम सारे कागजात सत्ता और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में जो समझौते हुए, वो आर्काइव में रखे हुए थे, लेकिन उनको बैन था कि आप उनको नहीं दिखा सकते। वो क्लासिफाइड कागज हैं। इतने लंबे समय तक लड़ाइयां चली, लेकिन किसी ने उन क्लासिफाइड कागजों को डीक्लासिफाई नहीं किया, यानी सार्वजनिक नहीं किया। लोगों को डर था। अब ये हमारे भाग में था, हम नहीं जानते, या आप सबके भाग में था, हमको नहीं पता। हमने मुहिम चलाई कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितने भी समझौते हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए और यह भी बताया जाए कि 1945 में उनकी किसी हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यह हुआ भी है कि नहीं हुआ है। हमारी टीम का एक युवा साथी, एक अंग्रेजी अखबार में बड़े पद पे काम करने वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कोई ऐसा मूवमेंट शुरू करते हैं जिसमें मेरी जाति, मेरा परिवार नहीं होता, तो कैसे समाज के अच्छे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अनुज धर वो इस पूरी मुहिम का मुखिया था। कोई मंच नहीं छोड़ा जब तक आवाज सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले आदमी के कान में नहीं गई। हम ऐसे दौर में हैं कि कम से कम एक खूबी तो है कि जब वो ये संतुष्ट हो गए कि ये जो बात उठ रही है इस पे बात चर्चा होनी चाहिए, तब उन्होंने बुलाया अनुज धर को और पूछा उनसे। अनुज धर ने कहा, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिन कागजों को गोपनीयता के नाम पर 70 सालों से बंद डिब्बे में रखा गया है, आप उन्हें सार्वजनिक कर दें, बाकी लड़ाई हम लड़ लेंगे। और एक दिन यकायक पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले से जितने कागज एक परिवार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गोपनीय किए थे, वो सार्वजनिक हो गए। और जब चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं तो जन सैलाब के अंदर एक ऐसा माहौल बनता है कि सत्ताएं भी सोचती हैं कि अगर ये नहीं किया तो अगला चुनाव भारी पड़ जाएगा। और ये हुआ, एक दिन घोषणा हो गई और वो सार्वजनिक हो गई। लोग धीरे धीरे उस सच्चाई को जानने लगे और सच्चाई को जानते जानते वो सच्चाई सर पे चढ़ के बोलने लगी। तब ये पता चला कि 1945 की जो प्लेन की घटना थी वो एक मनगढ़ंत घटना बनाई गई, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य नहीं चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको 1939 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया था, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को उस पद से त्याग पत्र देने के लिए उन्होंने अपने आदमी को भेजा और उन्होंने जाकर के उनसे उन त्याग पत्र मान लिया।
खुददार और बहादुर आदमी इस बात से चिंता नहीं करते हैं कि ये पद चला जाएगा तो मैं क्या कहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 10 सेकंड में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, चिंता नहीं की। इस्तीफा देने के बाद खामोश होकर वो अपने काम में लग गए। तब ये झूठी कहानी बनाई गई कि सुभाष जिंदा रहेगा तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन उनको पता नहीं था कि सुभाष की मृत्यु के इतने साल बाद भी सुभाष बहुत खतरनाक है, ये नहीं अंदाजा था उनको। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी 1958 तक कराई गई। हमें बताया गया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए हैं। यह हमारे देश की पुलिस को पता होना चाहिए, खुफिया एजेंसियों को पता होना चाहिए। आज वो दौर है कि आप इसे सार्वजनिक करेंगे तो कोई आसानी से हत्या नहीं कर सकता। उस जमाने बड़ी हत्याएं हो जाती थी। आज भी ये नहीं किसी को बताया कि हमारी जो दुर्गति हो रही है इन 70 सालों में, इसके पीछे का कारण क्या है, मूल कारण क्या है। इसलिए ये जाति, वो जाति, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक, ये पार्टी, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये जानबूझ के किया गया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जासूसी 58 तक हुई और भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम लोग आईबी कहते हैं, यह आपके लिए कोई बड़े गर्व की बात नहीं है। ये हमारे उन नेताओं के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने कैसे ये काम किया। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत के आंतरिक सुरक्षा को देखती है, वो आईबी भारत की आंतरिक सुरक्षा की फाइल बनाती थी 68 तक, और 68 में वो फाइल यहां से MI5 जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है उसके पास ऑफिशियली जाती थी। ये चल रहा था। बार बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ में छोटे छोटे देश आजाद हुए, वो कहां पहुंच गए और हम कहां हैं। उसके मूल में जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके देश के अंदर सत्ता के भेष में करोड़ों गद्दार बैठे हुए थे। कौन आजाद मुल्क अपने आंतरिक सुरक्षा की फाइल किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी को हर साल भेजती हो, और ये 68 तक चल रहा था। सबकी चुप्पी है, कोई शर्म से मरा नहीं। ठेका लेके राष्ट्रवाद का, भारत माता जय का, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, आपको सिर्फ ये बताया आप ये लगाइए, लेकिन भारत माता का सौदा कुछ लोगों ने कर लिया था। लेकिन आज संचार क्रांति में कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए एक सुभाष के सिलसिले से हमारी मुहिम शुरू हुई। अनुज धर साहब थे, GD बख्शी साहब थे, सुशील पंडित थे, ललित अंबरतार थे, देश के जाने माने हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार थे, प्रोफेसर पवन सिन्हा थे। ये सब लोगों ने मिलकर एक साइलेंट मुहिम चलाई और हमने कोई शोर नहीं मचाया। जहां जहां हमें लगता था कि हमें जोर से बोलना है, और ये हम सब ने सार्वजनिक कर दिया था कि कोई इस गलतफहमी में न रहे कि हम कुछ पाने के बाद किसी पार्टी के दफ्तर में नजर आएंगे। एकदम क्लियर कर दिया, भरोसा हो गया तो एक दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जैसे छोटे से लोग, हमने अपनी भूमिका अपने आप तय की और उसे करते रहे। और आप ही की तरह, आज ही के दिन की तरह, मुझे उज्जैन में एक ऐसे ही संबोधन देना था। रात में खबर पता चली कि इंडिया गेट पर 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लगने जा रही है।
आप कह सकते हैं मूर्तियां तो यहां इस देश में छुट भैया नेताओं की हर चौराहे पे लगी हुई हैं। हर गली में एक नेता की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगाना भी लोगों को अपनी शान और अपनी ताकत लगता है। सुभाष की मूर्ति लगाने की मुहिम के पीछे एक ही मकसद था, आने वाली नस्लें ये तय करें कि सुभाष क्या था और जवाहर क्या थे। और उसका एक तथ्यात्मक जो फैक्ट आप तक नहीं पहुंचा, वो इससे जोड़ के बताता हूं मैं। पिछले लंबे समय से हमने भारतीय सनातनी हिंदू को इस तरीके से ट्यून्ड किया है उसके दिमाग को कि वो कुछ भी अपनी गौरव गाथा अपने होने पे गौरव ना करे, बल्कि दुनिया की गौरव गाथा गाए। जो आपके अपने लोग हैं उनकी चर्चा कम करे, इधर उधर की चर्चा ज्यादा करे। तब हमने कोशिश की कि कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ सच बात को कई बार कह देना है और लगातार कहना है। आज विक्रम वासु साहब, जो इस प्रदेश के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कोविड में उन्होंने फ्री में हजारों लोगों के जीवन को बचाया। उनके घर पे 2 सरदार आए, वो मेरे बारे में कुछ सुन चुके थे। मैं उनसे मिला, मैं उनको कभी जानता नहीं हूं, हो सकता है वो यहां कहीं बैठे हों। मैंने उनको एक छोटा सा किस्सा सुनाया और मैंने कहा कि देखिए छोटी सी चीज कितना बड़ा असर करती है। आज 2 अक्टूबर की चर्चा हम हर साल ही करते हैं, इसी तरीके से 14 नवंबर की भी करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके जन्म दिवस पर हम बाल दिवस मनाते हैं। आज के बच्चे इस दौर में पूछते हैं कि जब हम 14 नवंबर वाले फूल वाले चचा के बारे में जब हम ढूंढते हैं तो हमें कोई ऐसा पराक्रमी काम नहीं दिखाई देता कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे या समुद्र में की तले तक चले गए थे। कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जिससे हम बच्चों को प्रेरणा मिले? प्रधानमंत्री तो और भी हुए, बहुत से हुए। क्या उन्हें बच्चों से प्यार नहीं था? क्या इन्हीं के विशेष बच्चे थे?